तो कहानी 1989 में शुरू होती है जहां हम एक नामी गिरामी कपल से मिलते हैं एंड दे आर सात्रिया एंड सुजैना। सात्रिया एक केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डायरेक्टर है, तो जाहिर सी बात है कि वो अमीर है और ऐसे में उसकी बीवी सुजैना कई नौकर चाकरों के साथ एक आलीशान बंगले में रहती है। तो एक दिन हम सात्रिया को काम से अचानक घर लौटते देखते हैं और वो सुजैना से मिलने की हड़बड़ी में था। सुजैना सात्रिया को बताती है कि वो जल्द ही माँ बनने वाली है और ये खबर सुन के सात्रिया बहुत खुश होता है। इनफैक्ट हम जान पाते हैं कि ये कपल काफी समय से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे एंड फाइनली उनकी विश पूरी होने वाली है। अब कमरे के बाहर घर के केयर टेकर्स मिया और रोजाली भी ये सब सुन लेते हैं और सभी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन फिलहाल सात्रिया को काम के सिलसिले में वापस फैक्ट्री जाना था क्योंकि वहां कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रही थी। यहाँ से सीन फैक्ट्री का आता है जहां हम सात्रिया के साथ काम करने वाले दो वर्कर्स उमर और जोनल से मिल पाते हैं। इनका कहना था कि फैक्ट्री के सभी कर्मचारी पैसे बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। इस बात पे सात्रिया तुरंत इनकार कर देता है बिकॉज उसने सिर्फ 3 महीने पहले पेमेंट बढ़ाई थी। सात्रिया पॉइंट आउट करता है कि तब भी इन्हीं दोनों ने पैसों की डिमांड की थी और अब फिर से यही दोनों सीन क्रिएट कर रहे हैं। उसे तो लगता है कि ये दोनों ही बाकी के वर्कर्स को भी भड़का रहे होंगे, वरना कोई इतनी जल्दी पैसे बढ़ाने की मांग तो नहीं करेगा। इस बात पे जोनल सात्रिया से बहस करने की कोशिश करता है मगर उमर बात को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वो जोनल को लेकर यहाँ से चला जाता है। खैर, तो इसके बाद सात्रिया को उसके बॉस का फोन आता है और सात्रिया को बताया जाता है कि जापान में किसी नए फैक्ट्री में उसकी जरूरत है, अतः उसे जल्द ही एक बिजनेस ट्रिप पर निकलना होगा। मगर सात्रिया अभी सुजैना को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था और वो इस बारे में अपने बॉस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा होता नहीं। ऐसे में आधे मन से ही सात्रिया अपनी बीवी को सारी बात बताता है और सुजैना भी उसकी सिचुएशन समझ जाती है और वो अपने पति को विदा कर देती है। जी हाँ, सात्रिया कुछ दिनों के लिए जापान चला जाता है और पीछे रह जाती है सुजैना खुद और उसके केयर टेकर्स मिया, रोजाली और बेक्ती। उधर फैक्ट्री में वर्कर्स को पता चल चुका था कि सात्रिया कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। ऐसे में उमर और जोनल दूसरे मजदूर दुनदुन और गिनो के साथ मिलकर सात्रिया के घर को लूटने का प्लान बनाते हैं। उमर बताता है कि आज सैटरडे है और आज के दिन सुजैना अपने नौकरों के साथ फिल्म देखने जाती है। तो जब सुजैना फिल्म देखने जाएगी तो पीछे से ये लोग घर में घुसेंगे, सामान चोरी करके निकल जाएंगे। इससे उन्हें पैसों के लिए बार बार सात्रिया की चाकरी नहीं करनी पड़ेगी। तो उस शाम सुजैना मिया और रोजाली के साथ फिल्म देखने निकल जाती है और दूसरी तरफ उमर उसके साथ ही उसके घर में घुसते हैं। चारों लोग इधर उधर सामान ढूंढने लगते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। इसके पैरेलली हम सुजैना को देखते हैं जो कि हॉरर फिल्म देख के थोड़ा घबरा रही थी। इसलिए कहता हूँ, हॉरर फिल्म से अगर डर लगता है तो मेरी एक्सप्लेनेशंस देखा करो। जोक सपाट, सुजैना की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो डिसाइड करती है कि वो जल्दी घर लौट जाएगी। मिया और रोजाली फिल्म को एंजॉय कर रहे थे, अतः सुजैना अकेली ही घर की तरफ निकल जाती है। कमिंग बैक टू वीडियो, घर में चोर अब भी मौजूद थे। असल में वो सात्रिया की कोई गाड़ी चुराना चाहते थे जिसकी चाबी उन्हें मिल नहीं रही थी। सामने से सुजैना को आता देख उमर बहुत डर जाता है और वो लोग किसी तरह घर में इधर उधर छुपते हैं ताकि वो सुजैना को चकमा देकर भाग सके। शुरू में होता भी यही है, सुजैना उन्हें देख नहीं पाती और अपने कमरे में सोने चली जाती है। तब तक उमर भी दबे पांव नीचे आ गया था और वो अपने बाकी साथियों को इकट्ठा करता है। लेकिन तभी अचानक गिनो के हाथ से घर में रखा एक पियानो बज जाता है जिससे सुजैना उठ जाती है और वो नीचे आ जाती है। गिनो और बाकी सब पीछे से भागने की कोशिश करते हैं मगर अनफॉर्चुनेटली सुजैना उन्हें देख लेती है। इस हादसे से घर में भगदड़ मच जाती है और भागा दौड़ी में उनका मास्क उतर जाता है जिससे सुजैना उन्हें पहचान लेती है। यहाँ जोनल और उमर बहस करने लगते हैं कि अब जबकि सुजैना उन्हें देख चुकी है तो वो सात्रिया को सब कुछ बता देगी। अब जब ये दोनों झगड़ रहे थे तो इसी बीच सुजैना भागने की कोशिश करती है और उसे रोकने के लिए डंडन उस पे एक लकड़ी के पोल से वार कर देता है। ये हथियार सीधे सुजैना के पेट के आर पार हो जाता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। ये देख डंडन बहुत डर जाता है और उसे अस्पताल ले जाने की बात करता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने का मतलब था कि इन सभी को अपना गुनाह भी कबूल करना पड़ेगा और वो ये नहीं चाहते थे। इसलिए ये लोग दूसरा रास्ता अपनाते हैं और वो रास्ता था कि ये लोग सुजैना के लाश को चुपचाप दफना देंगे। ऐसा करने के बाद वो घर के अंदर सारी चीजों को वापस उसी जगह पे रख देंगे ताकि सभी को लगे कि सुजैना अपने आप ही गायब हुई है। तो अगले सीन में हम सभी को सुजैना के गार्डन में ही देखते हैं जहां उमर और उसके साथी जमीन में एक गड्ढा बनाते हैं और सुजैना को उसमें डाल देते हैं। लेकिन ऊपर से मिट्टी डालते वक्त वो नोटिस करते हैं कि सुजैना अभी भी जिंदा है। इनफैक्ट वो बाहर आने की कोशिश भी करती है लेकिन ये लोग उसे जिंदा दफना कर वहां से भाग निकलते हैं। अब अगली सुबह हम सरप्राइजिंगली सुजैना को नींद से जागते देखते हैं। वो बहुत डरी हुई थी, मानो किसी नाइटमेयर से उठी हो।
यूं तो वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, लेकिन फिर उसकी नजर अपने पीठ पर पड़ती है जहां खून का एक बड़ा गड्ढा बना हुआ था। क्लियरली कल रात का वो हादसा कोई सपना नहीं था बल्कि सच में हुआ था। तभी अचानक उसके कमरे का फोन बजने लगता है और सुजैना फोन उठाती है और ये फोन उसके पति ने किया था। सात्रिया उससे उसका हालचाल पूछता है। ऑफ कोर्स सुजैना बहुत तकलीफ में थी, मगर वो सात्रिया से कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी, वो जल्दी वापस आ जाए। इधर मिया और बाकी नौकर सुजैना को उठाने आते हैं, मगर वो कमरे से बाहर नहीं आती। अंदर से ही उन्हें ये कहकर भेज देती है कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, डिस्टर्ब ना करे। अब इस पॉइंट पे हम भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सुजैना के साथ हो क्या रहा है, लेकिन इस बात का जवाब भी हमें अगले ही सीन में मिल जाता है। हम मिया, रोजाली और बिक्ती को टीवी देखते पाते हैं जहां वो कोई डरावनी फिल्म देख रहे थे। फिल्म में किसी आत्मा का जिक्र था जिसके बारे में रोजाली बताता है कि असल में ये आत्मा कोई नॉर्मल आत्मा नहीं बल्कि एक सुंदेल बोलोंग है। सुंदेल बोलोंग एक ऐसी औरत की आत्मा होती है जो प्रेग्नेंट अवस्था में मारी गई हो। ऐसे में उसे मुक्ति नहीं मिलती और वो इसी दुनिया में इंसानों के बीच ही रह जाती है। वो अपना रूप बदल सकती है, इंसानों को मैनिपुलेट कर सकती है, यहाँ तक कि गायब भी हो सकती है। कहा जाता है कि सुंदेल बोलोंग बहुत ताकतवर होती है, एक बार उससे सामना हो जाए तो कोई नहीं बचता। तो रोजाली की ये बातें सुजैना भी सुन लेती है और वो समझ जाती है कि कहीं न कहीं उसके साथ भी यही हुआ है। उसने अपना बच्चा और अपना जीवन खो दिया है और वो दो दुनिया के बीच फंस चुकी है। ऐसे में वो तय करती है कि वो उन सभी से बदला लेगी जिसने उसका ये हाल किया है। तो अगले सीन में हम देर रात डंडन को अपने कमरे में सोता देखते हैं जब अचानक किसी हलचल से उसकी नींद खुल जाती है। वो दरवाजे के पास किसी औरत की परछाई देखता है जिसने सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था। पहले तो ये डंडन को उसका वहम लगता है, मगर जब वो एक पल के लिए अपनी आंखें झपकता है तब ये एंटिटी ठीक उसके सामने आ खड़ी होती है। ये और कोई नहीं बल्कि खुद सुजैना थी। डंडन उसे देखकर जोर से चीखता है और उसकी आवाज सुन उमर उसे देखने चला आता है। डंडन उसे बताता है कि उसने सुजैना की आत्मा को देखा है, मगर उमर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि डंडन पिछले रात के हादसे से शायद डर गया है और ऐसी बकवास कर रहा है। डंडन का कहना था कि सुजैना शायद एक सुंदेल बोलोंग में बदल गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मरते वक्त वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसकी बात सुन उमर उसे शांत करता है और समझाता है कि सुजैना अब मर चुकी है, इन बातों पे ध्यान मत दो, और जो भी उसका राज था वो उसी के साथ चला गया, और अगर ये लोग सेफ रहना चाहते हैं तो इन्हें उसका नाम दोबारा नहीं लेना होगा। मगर इन तसल्लियों का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि डंडन को हर जगह सुजैना दिखने लग गई थी। उसने तो डर के मारे रात को सोना ही बंद कर दिया था। ऐसे में अगले दिन उसके साथ फिर एक हादसा होता है। डंडन को शांत करने के लिए उमर उसके लिए एक मसूस को बुलवाता है, लेकिन आधी रात में मसूस की जगह डंडन के पास पहुंचती है सुजैना। वो एक चाकू से उसे लहूलुहान कर देती है और डरावनी आवाज में चिल्लाने लगती है। इससे डंडन बहुत डर जाता है और बाहर भागता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है कि सुजैना उसे मार डालेगी, और उसकी आवाज से फैक्ट्री के बाकी मजदूर भी जाग उठते हैं, और इससे जोनल काफी गुस्सा होता है। वो डंडन को धमकी देता है कि अगर उसकी बेवकूफी के कारण इनका राज बाहर आ गया तो वो खुद ही उसे मार डालेगा। जोनल की बात सुन डंडन उस समय तो वापस अपने कमरे में चला जाता है, मगर ज्यादा देर तक बच नहीं पाता। आधी रात को डंडन को एक आवाज सुनाई देती है, और ये आवाज डंडन को पुकार के अपने साथ सीधे फैक्ट्री के अंदर खींचे ले जाती है। यहाँ उसे दिखाई देती है सुजैना, जिसे देख डंडन बहुत डर जाता है। भागने की कोशिश में उस फैक्ट्री का पावर ऑन हो जाता है और एक मशीन में फंसकर डंडन वहीं मारा जाता है। अब डंडन की मौत के बाद उसके साथी समझ चुके थे कि उसकी बात कहीं न कहीं सच थी। गांव के लोग भी अब यही कहने लगे थे कि गांव में कोई सुंदेल बोलोंग घूम रही है जो बिल्कुल सुजैना जैसी दिखती है। ऐसे में उमर, गिनो और जोनल मदद मांगने गांव के एक फकीर के पास जाते हैं जो गिनो के चाचा भी थे। फकीर बाबा तो इन सबको देखते ही समझ जाते हैं कि ये मामला किसी सुंदेल बोलोंग का है। वो रिवील करते हैं कि उन्हें मालूम है कि उन्होंने सुजैना को जान से मार डाला है। अब वो इसी दुनिया में रह गई है क्योंकि उसे अपना बदला पूरा करना है। ये सुन उमर और बाकी सब बहुत डर जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि एक सुंदेल बोलोंग कभी खुद से किसी को मार नहीं सकती। वो ज्यादा से ज्यादा उन्हें डराएगी, भटकाएगी, क्योंकि अगर उसने किसी को खुद से मारा तो उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। बाबा इन सबको प्रोटेक्शन के लिए एक तावीज भी देते हैं और सतर्क रहने को कहते हैं। तो इसके बाद ये तीनों अपने कमरे में होते हैं जब अचानक जोनल की नींद खुलती है। उसे भी अब सुजैना की आवाज सुनाई देने लग गई थी और वो इस आवाज को फॉलो करने लगता है। इधर कमरे के अंदर उमर और गिनो को भी सुंदेल बोलोंग के आने की आहट सुनाई दे दी थी। जोनल भी इस एंटिटी को इसी कमरे में घुसते हुए देखता है और ऐसे में वो उसका सामना करने के लिए तैयार उठा था। तो जब कमरे के अंदर सुजैना उसे हॉन्ट करती है तो जोनल डर से पागल होने लगता है और अंदर आते ही जोनल उस पर चाकू चला देता है। वो देखता है कि सुजैना लहूलुहान हो रही है, लेकिन तभी पीछे से उसे उमर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये कोई आत्मा नहीं बल्कि गिनो है। जी हाँ दोस्तों, इस पल जोनल को होश आता है और वो देखता है कि असल में उसने सुजैना समझकर जिसे मार डाला है वो उसका दोस्त गिनो था। ये देख वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और हम भी समझ जाते हैं कि ये सब सुजैना का एक चाल था, भ्रम था।
खैर अगले सीन में हम सुजाना के घर पे पहुंचते हैं और यहाँ भी मिया और रोजाली को सुजाना पे शक होने लगा था। कैसा शक? वो लोग अब मान रहे थे कि सुजाना अब कोई इंसान नहीं बल्कि डिमोनिक एंटिटी बन गई है। सच जानने के लिए वो सुजाना के कमरे में पहुंचते हैं जहाँ रोजाली एक खास चादर के थ्रू सुजाना की तरफ देखता है। ये चादर किसी मरे हुए आदमी का था जिससे स्पिरिट्स डिटेक्ट किए जा सकते थे। जब रोजाली इस चादर के अंदर से झांकता है तो वो सुजाना को उसके डिमोनिक फॉर्म में देख लेता है। इस भयानक सच से वो सभी बहुत डर जाते हैं और अगली ही सुबह सुजाना को छोड़ अपने अपने गांव चले जाते हैं। अब अगली सुबह सात्रिया घर वापस लौटता है। वो यहाँ सुजाना को अकेला पाता है लेकिन सुजाना उससे कुछ बताती नहीं। हम दोनों को क्वालिटी टाइम साथ में बिताते हुए देखते हैं और अगली सुबह सात्रिया सुजाना को अपने साथ मस्जिद जाने के लिए उठाता है। अब इस बात पे सुजाना हेजिटेट करती है क्योंकि अब वो मस्जिद नहीं जा सकती थी फॉर ऑब्वियस रीजंस। इसलिए वो तबीयत खराब होने का बहाना बना देती है जिसे सात्रिया अकेले ही प्रार्थना करने चला जाता है। मस्जिद में भी लोग सात्रिया से सुजाना के बारे में पूछते हैं और गाँव में उड़ रही अफवाहों के बारे में उसे बताते हैं कि सभी को ऐसा लगता है कि सुजाना किसी डीमन में बदल गई है। सात्रिया इन बातों को तुरंत नजरअंदाज कर देता है मगर उसे सुजाना की चिंता भी होने लगती है, खास करके तब जब सभी कहते हैं कि वो एक हफ्ते से मस्जिद नहीं आई है। उधर दूसरी तरफ हम उमर और जोनल को देखते हैं जो वापस उन्हीं फकीर बाबा के पास आए थे। उन्हें बताते हैं कि सुजाना ने गिनो को मार डाला है और ये बात सुन बाबा बहुत गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सुंदेल बलोंग बहुत ताकतवर है। अब इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, वो ये कि उसकी इस दुनिया से जुड़ी जो भी टाइज हैं उन्हें तोड़ दिया जाए। मतलब कि सुजाना को रोकने के लिए उसके घर को जला देना होगा और उसके पति तक को उसके आंखों के सामने मारना होगा ताकि सुजाना इस दुनिया को छोड़कर चली जाए। ये सुनकर उमर और जोनल एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक अगले दिन उमर सात्रिया के ऑफिस फोन लगाता है और उसे बताता है कि उसकी बीवी मर चुकी है। सात्रिया इस बात पर यकीन नहीं करता मगर उमर कहता है कि उसे उसकी बीवी की लाश उसी के गार्डन में मिलेगी। इस वक्त जो एंटिटी उसके साथ रह रही है वो उसकी बीवी नहीं बल्कि कोई शैतानी रूह है। ये सब सुनकर सात्रिया बहुत घबरा जाता है और वो उसी पल घर लौटता है और सुजाना से इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश करता है। उसे पूछता है कि मियाँ और बाकी नौकर कब तक वापस आएंगे और इसमें सुजाना कोई सीधा जवाब नहीं देती। इससे सात्रिया को थोड़ा शक होता है और वो सुजाना को लेकर जबरदस्ती मस्जिद चला जाता है। सुजाना भी प्रोटेस्ट नहीं कर पाती और हम उसे और सात्रिया को साथ कुरान पढ़ते देखते हैं मगर इस पार्ट से सुजाना की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो चीखते चिल्लाते हुए बाहर भागती है और इसे देख सात्रिया काफी शॉक में था। न चाहते हुए भी उसके कदम अपने घर के उसी गार्डन की तरफ बढ़ते हैं और वो वहां खुदाई करने लगता है। थोड़ी ही देर में एक गड्ढे से बाहर आती है उसकी बीवी की लाश। सुजाना वाकई मर चुकी थी और ये देख सात्रिया जोर जोर से रोने लगता है। वो उस दिन को कोसने लगता है जब वो उसे छोड़कर बाहर जापान गया था। घर वापस लौट के सात्रिया सारा गुस्सा सुजाना पे निकालता है और वो उसे एक बहरूपिया बताकर घर से बाहर भी भेज देता है। सुजाना अपने पति को सारी बात समझाने की बहुत कोशिश करती है मगर सात्रिया कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। ना चाहते हुए भी सुजाना को घर छोड़कर जाना पड़ता है। तो अगले सीन में हम सुजाना को अपने कब्र के पास देखते हैं जहाँ उसकी लाश अब भी मौजूद थी। यहाँ उसका सामना होता है जोनल से। जोनल उस फकीर बाबा के साथ मिलकर सुजाना पे कोई जादू टोना कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और ये लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। उधर उमर गांव वालों को पूरी तरह भड़का दिया था। सभी को लगता है कि सुजाना एक आदमखोर है जो पूरे गांव को नष्ट कर देना चाहती है। वो सभी उसके घर पे आ धमकते हैं और यहाँ आग लगा देते हैं। सात्रिया उसे रोकने की कोशिश करता है मगर उमर उसे भी मैनिपुलेट कर देता है। वो सात्रिया को अपने साथ उस फकीर बाबा के पास चलने कहता है। उमर बताता है कि सुजाना के रूप में मौजूद ये शैतान तभी खत्म होगी जब खुद सात्रिया उसे भगाने में उनका साथ देगा। सात्रिया भी कुछ समझ नहीं पाता और उमर के साथ चलने को राजी हो जाता है। आगे हम सात्रिया, जोनल और उमर को फकीर बाबा के घर पे देखते हैं और उन्होंने सामने एक सूली पे सुजाना को टांगा हुआ था और उसके सर में एक सूल गाड़ दिया था जिससे वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर पाए। बाबा उमर सात्रिया को अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना करने को कहते हैं ताकि वो सुजाना को यहाँ से दूर भेज पाए मगर सुजाना उनका प्लान समझ चुकी थी। वो देखती है कि सात्रिया के पीछे जोनल छुपा हुआ था जो उस पर वार कर उसे मारना चाहता था। यही आखिरी रिचुअल है जिससे वो लोग सुजाना से बचना चाह रहे हैं। सुजाना सात्रिया से विनती करती है कि वो अपनी आंखें खोले और सच को देखे। सात्रिया पहले तो उसकी बात नहीं सुनता मगर जब वो बार बार कहती है तो उसे भी अपनी आंखें खोलनी पड़ती है। ऐसे में वो सुजाना की आंख में एक परछाई देखता है जो कि जोनल की थी और जोनल सात्रिया पे हमला करने ही वाला था। खुशकिस्मती से सात्रिया उसी वक्त उठ खड़ा होता है और जोनल उमर से भिड़ जाता है। वो सुजाना को भी उस सूल से आजाद कर देता है और हम फकीर बाबा और जोनल को बाहर भागते देखते हैं जिनका पीछा करती है सुजाना। सुजाना इन्हें एक एक करके बेरहमी से मार डालती है और अपना बदला पूरा करती है। उधर उमर और सात्रिया के बीच भी भयंकर लड़ाई होती है जिसके अंत में उमर मारा जाता है लेकिन इस सब में सात्रिया खुद भी जख्मी हो चुका था। हम उसे किसी तरह सुजाना के पास पहुंचते देखते हैं जहां ये दोनों प्रेमी एक साथ इस दुनिया को अलविदा कहते हैं।
गांव वालों के लिए अब सुंदरबुलों का प्रकोप खत्म हो चुका था। सुजैना और सात्रिया को फाइनली प्रॉपर श्रद्धांजलि दी जाती है, जहां हम इनके कब्रों को साथ साथ देखते हैं। यही नहीं, दूसरी दुनिया में हम सुजैना और सात्रिया की आत्मा को एक साथ पाते हैं, जहां अब ये सदियों के लिए एक दूसरे से जुड़ चुके थे। इसी के साथ सुजैना बरीड अलाइव फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक ओल्ड लेडी को अपने बेड पर एक नाइफ लिए बैठे देखते हैं एंड अचानक ही वो अपने हाथ में रखे नाइफ से अपना गला काटकर मर जाती है। इसी के साथ मूवी की मेन लीड नीना की आंख खुल जाती है, जो कि ये सब एक ड्रीम में देख रही थी, यानी कि नीना को एक बुरा सपना आया था। इस सपने में जिस लेडी को हमने देखा था वो नीना की मदर थी। नीना की मदर की डेथ के बाद नीना काफी डिस्टर्ब हो गई थी और उसे इस तरह के सपने आने लगे थे। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि नीना जब अपनी माँ से आखिरी बार मिली थी तब उसे ऐसा लगा था एज इफ डोर के पास भी उसकी माँ ही खड़ी है, और नीना ने इसे वहम समझकर इग्नोर कर दिया था। अब नीना को ऐसा लगता था कि अगर उसने इस विजन पे ध्यान दिया होता तो शायद उसकी माँ की जान बच गई होती। ऑन द अदर हैंड, नीना के हस्बैंड हसन, जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, उनका मानना था कि जो कुछ हुआ था उसमें नीना की मदर के डिजीज का हाथ था एंड नीना को इन सब के लिए अपने आप को दोष देना नहीं चाहिए। खैर, अगले सीन में हम नीना को अकेले घर में प्रेयर करते हुए देखते हैं, जब उससे नरसी नाम की एक लेडी मिलने आती है जो कि हसन के विलेज से आई थी। नरसी नीना को बताती है कि वो हसन की मदर दायू की देखभाल का काम करती है। नीना के लिए काफी सरप्राइजिंग बात थी, क्योंकि नीना को पता ही नहीं था कि हसन की मदर अभी तक जिंदा है। नर्से नीना को बताती है कि हसन की माँ यानी दायू डिमेंशिया की पेशेंट है और उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। नर्सी को ऐसा लगता था कि इसके पीछे किसी सुपरनैचुरल पावर का हाथ है और इसीलिए नर्सी अब वहां काम नहीं करना चाह रही थी। वो नीना से कहती है कि दायू को हसन की जरूरत है और ये सब बताकर नर्सी यहाँ से चली जाती है। रात को डिनर के वक्त नीना हसन से इस बारे में बात करती है, जहां हसन उसे बताता है कि दायू और उसके बीच की रिलेशन नॉर्मल नहीं थी और इसीलिए हसन ने दायू से हर तरह से कांटेक्ट खत्म कर दिया था। नीना को यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो हसन को कन्विंस करती है कि उसे अपनी मदर के पास जाना चाहिए। तो नेक्स्ट डे हसन और नीना अपने दोनों बच्चे ताशा और रायन के साथ हसन के विलेज की तरफ चल पड़ते हैं। यह विलेज एक रिमोट एरिया में था और आसपास फॉरेस्ट वगैरह से घिरा हुआ था। दायू के घर पहुंचकर हसन और नीना देखते हैं कि दायू गार्डन में अपने हाथ में नाइफ लिए हुए खड़ी थी, एज इफ वो किसी को खोज रही हो। हसन उनके पास जाता है और नोटिस करता है कि वो कुछ बड़बड़ा रही थी और टर्न करते ही वो हसन की तरफ नाइफ पॉइंट कर देती है। दायू हसन से पूछती है कि उससे कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या, और ऐसा कहकर वो ऐसे रिएक्ट करती हैं एज इफ उन्हें कुछ सुनाई दे रहा है, बट हसन को यहाँ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो लोग दायू को अंदर लेकर आते हैं और अंदर आने के बाद वो नॉर्मल बिहेव करने लगती हैं। दायू को अपनी दवा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो इन्हें लेने से मना कर रही थी। रात होते होते दायू घर के 4 रूम्स में से 3 को खुला रहने देती है, जिनमें से एक में वो खुद रहती हैं और बाकी 2 में हसन, नीना और उनके बच्चे रहते हैं। 4th रूम को दायू ने फॉर सम रीजन लॉक ही रखा हुआ था। डिनर के बाद नीना प्रेयर करती है और वो लोग अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। बच्चे यहाँ नीना को आकर बताते हैं कि उन्होंने बाहर किसी अजीब सी लेडी को खड़ा हुआ देखा है। हसन और नीना विंडो से बाहर थोड़ी दूर पर काले कपड़ों में एक लेडी को खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि एक ही जगह पर रुककर उनके घर की तरफ ही देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो लेडी यहाँ से चली जाती है और वो लोग भी सोने चले जाते हैं। हसन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो दायू के पास जाकर सो जाता है और दायू भी उसे लोरी सुनाकर सुलाने लगती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सभी जागते हैं और वो देखते हैं कि दायू ने उन सब के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रखा था। वो लोग इस बात से काफी खुश होते हैं और बातों बातों में हसन दायू को बताता है कि वो लोग उन्हें यहाँ अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। बट ये सुनते ही दायू का मूड एकदम से खराब हो जाता है और वो साफ साफ कह देती हैं कि वो अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। नीना बात संभाल लेती है और बात को पलटते हुए दायू को अपने और हसन के बारे में बताने लगती है। नीना बताती है कि हसन एक बहुत बड़ा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन गया है और अपने फील्ड में उसकी अच्छी पहचान है, बट यहाँ दायू काफी स्ट्रेंजली रिएक्ट करती हुई नजर आती हैं। वो हसन को ऐसे ट्रीट करने लगती हैं एज इफ वो उसके प्रोफेशन का मजाक उड़ा रही हों। अब यहाँ हसन को एक इम्पोर्टेंट सेमिनार अटेंड करना था, इसलिए ही डिसाइड्स टू लीव और यहाँ दायू के साथ नीना और बच्चे रुक जाते हैं। सो जब नीना दायू से लंच के बारे में पूछने जाती हैं तब दायू को डिमेंशिया का दौरा पड़ता है और वो एकदम से सब कुछ भूल जाती हैं। दायू नीना को पहचानने से इनकार कर देती हैं। इनफैक्ट वो नीना को घर से निकल जाने के लिए बोलती हैं।
अब ऑल्दो नीना को पता था कि दायू अपनी बीमारी की वजह से ऐसे कर रही थी, फिर भी नीना को ये सब सुनकर काफी हर्ट होता है। दूसरी तरफ हम रायन को अपने रूम में ड्रॉ करते हुए देखते हैं और रायन के सामने वो लॉक्ड रूम था और अचानक से ही उस रूम के अंदर से नॉक की आवाज आने लगती है और उसका दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। दरवाजे से एक बॉल रायन की तरफ आती है और जैसे ही रायन उस डोर के पास जाता है वो डोर बंद हो जाता है। उस डोर के हैंडल को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई उसे अंदर से खोलने का ट्राई कर रहा हो। फिर ऑल ऑफ अ सडन दायू यहाँ आती है और उनके आते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ ताशा गार्डन में सेल्फी ले रही थी और उसके बैकग्राउंड में हम एक बच्चे को नोटिस करते हैं और यहाँ नीना से भी कुछ दूर पर हम उसी छोटे बच्चे की फिगर को नोटिस करते हैं। रात के टाइम दायू नीना और बच्चों के साथ ही खाना खाने आती है, बट अचानक ही उन्हें डिमेंशिया का दौरा आ जाता है और एक बार फिर वो सब कुछ भूल जाती हैं। वो नीना और बच्चों को डिनर टेबल पे देखकर घबरा जाती हैं और बोलने लगती हैं कि कोई उनके कान में अरिकीबा चिल्ला रहा है। यहाँ बच्चे दायू की इस बिहेवियर से काफी डर जाते हैं। सोने से पहले नीना रायन की ड्राइंग देखती है जिसमें रायन ने अपनी फैमिली के साथ साथ एक छोटा बच्चा भी ड्रॉ कर रखा था जो कि काफी वियर्ड और क्रीपी लग रहा था। नीना इस पर उतना ध्यान नहीं देती और सोने चली जाती है। रात को जब ताशा सोई हुई होती है तब कोई उसका ब्लैंकेट खींचने लगता है। ताशा को लगता है कि रायन बदमाशी कर रहा है, बट उठकर देखने पर वो नोटिस करती है कि रायन तो अपने बेड पर ही नहीं था। ताशा बाहर जाती है और देखती है कि रायन उसी लॉक्ड रूम के बाहर खड़ा था। ताशा रायन को लेने जाती है, बट ऑल ऑफ अ सडन रायन गायब हो जाता है। ताशा फौरन अपने रूम में वापस आती है, तब वो देखती है कि रायन वॉशरूम से बाहर निकलता है, यानी कि ताशा ने जिस बच्चे को बाहर देखा था वो रायन नहीं था। ताशा बहुत डर जाती है और वो चुपचाप सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ताशा ब्रेकफास्ट के दौरान नीना से अपने घर वापस चलने के लिए कहती है क्योंकि उसे यहाँ डर लगने लगा था। नीना ताशा के डर से थोड़ा परेशान हो जाती है और बाहर कपड़े सुखाते वक्त उसे भी ऐसा फील होने लगता है एज इफ कोई उसके आसपास है। थोड़ी देर बाद नीना देखती है कि दायू अपने हाथ में एक नाइफ लेकर सेम पेड़ के पास खड़ी थी जिसके पास वो फर्स्ट डे दिखी थी। दायू अपने होश में नहीं लग रही थी और उस दिन की तरह ही कुछ बड़बड़ा रही थी और पास जाकर देखने पर नीना नोटिस करती है कि दायू के एक हाथ से ब्लड निकल रहा था। दायू काफी परेशान दिख रही थी और नीना से बार बार एक एक्स मांग रही थी। दायू को किसी तरह मनाकर नीना रूम में लेकर आती है और उनकी मरहम पट्टी करती है। दायू नीना को बताती है कि उन्हें एक ट्रेडिशनल ड्रिंक पीने का मन कर रहा है और इसके लिए नीना घर को बाहर से लॉक करके ड्रिंक लेने चली जाती है। यहाँ एक शॉपकीपर नीना को देखते ही उसे बताता है कि वो जानता है कि वो दायू के फैमिली से है। नीना इससे सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उनके बारे में यहाँ कोई नहीं जानता था और उस शॉपकीपर ने बिना किसी बात किए ही उसे बता दिया कि वो दायू के फैमिली से है। शॉपकीपर नीना को बताता है कि वो एक स्पिरिचुअल हीलर है और उसने नीना के पीछे एक नेगेटिव एनर्जी नोटिस करी है, इसीलिए नीना को सावधान रहना चाहिए। इनफैक्ट इफ इट्स पॉसिबल तो उसे घर से दूर चले जाना चाहिए। नीना को ये सब समझ नहीं आता और वो घर की तरफ चल देती है। घर के रास्ते में नीना नर्सी को एक लेडी के साथ एक घर में जाते हुए देखती है। नर्सी के साथ वाली लेडी थोड़ी अनस्टेबल लग रही थी जो कि उसके साथ ही उस रूम से थोड़ी देर बाद बाहर आती है। उन दोनों के यहाँ से चले जाने के बाद नीना उस घर के अंदर जाकर देखती है। इस घर की वॉल्स पर कई सारे पेपर कटिंग्स लगे हुए थे जो कि कई साल पहले के किसी इंसिडेंट के बारे में थी। नीना इन कटिंग्स को स्टडी करती है और यहाँ उसे पता चलता है कि इस घर में एक दीमा नाम का बच्चा हुआ करता था जो कि एक दिन कहीं गायब हो गया था और फोटो से नीना समझ जाती है कि नर्सी के साथ जो मेंटली अनस्टेबल लेडी घूम रही थी वो दीमा की मदर थी। यहाँ फोटोज में नीना नोटिस करती है कि दायू के घर में जो बच्चा उन्हें बार बार दिख रहा था वो दीमा की स्पिरिट ही थी। नीना को रियलाइज होता है कि उसने इस मेंटली अनस्टेबल औरत को कहीं और भी देखा है और तब उसे याद आता है कि कुछ रात पहले उन्होंने अपने घर के बाहर एक लेडी को काला कपड़ा में देखा था जो कि उनके घर की तरफ ही घूरे जा रही थी। वो लेडी और कोई नहीं बल्कि दीमा की मदर ही थी। यहाँ नीना को एक और बड़ी बात पता चलती है और वो ये कि नर्सी दीमा की बड़ी बहन थी। नीना एक ही बात नहीं समझ पा रही थी कि इन सब का दायू और उनके घर से क्या लेना देना था और दीमा की मदर क्यों उस घर के चक्कर लगाया करती थी। यही सब सोचते हुए नीना एक पेपर कटिंग उठाकर यहाँ से घर चली जाती है। घर आकर नीना को हसन का टेक्स्ट आता है जिसमें वो बताता है कि उसका सेमिनार काफी अच्छा गया और जल्दी उसे प्रमोशन भी मिलने वाला है। दायू इस बात को सुनकर खुश नहीं होती बल्कि वो नीना से कहती है कि हसन ये सब डिजर्व नहीं करता और वो उसके चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होने का मजाक भी बनाती है। दायू की बात सुनकर नीना को लगता है सिर्फ दायू उससे कुछ छिपा रही है। खैर रात को नीना अपने बेड पे सोई हुई थी कि तभी दो हाथ अपीयर होते हैं जो नीना को चोक करने लग जाते हैं। नीना की आंख खुलती है और वो रियलाइज करती है कि वो बस एक बुरा सपना देख रही थी।
तभी अचानक नीना को एक आवाज आने लगती है जो कि आरी की बार रिपीट किए जा रही थी। इसके बाद नीना के रूम का डोर अपने आप ही खुल जाता है और बाहर जाकर नीना को दीमा दिखाई पड़ता है। नीना भाग कर टॉर्च चलाती है और यहाँ आते ही वो देखती है कि दीमा डोर के बिल्कुल पास आ गया था और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। नीना ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाना शुरू करती है। लकीली हसन ठीक उसी समय घर वापस आ जाता है और वो नीना को संभाल लेता है। नीना डरते हुए हसन को सब कुछ बताती है, लेकिन हसन नीना की बातों को वहम कहकर टालने की कोशिश करता है। बट देन नीना वॉज क्वाइट एडमेंट, जिसके कारण ये लोग शॉप वाले उसी स्पिरिचुअल हीलर को यहाँ बुला लेते हैं जिससे नीना ने मार्केट में बात करी थी। हीलर यहाँ आता है और वो दायू, नीना और हसन के साथ एक सेशन स्टार्ट करता है। दायू इस दौरान पजेस्ड हो जाती है और वो अरिकीबा वर्ड रिपीट करने लगती है। दायू पजेस्ड हालत में एक पेज पर अरिकीबिलात वर्ड लिखती है और एक पेड़ भी ड्रॉ करती है। हसन ये सब देखकर घबरा सा जाता है और इस सेशन को बीच में ही रोक देता है। हसन के हिसाब से दायू की तबीयत खराब थी और ये सब स्पिरिचुअल हीलिंग करने से उनकी तबीयत और भी बिगड़ रही है। हसन हीलर को यहाँ से जाने के लिए कह देता है और उसके जाने के बाद नीना को बताता है कि इस सब की वजह से उसकी जॉब इफेक्ट हो रही है, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो लोग नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ से चले जाएंगे, चाहे दायू आए या ना आए। नीना ऑन द अदर हैंड काफी कंफ्यूज हो रही थी और हसन का बिहेवियर भी उसे अचानक से अजीब लगने लगा था। रात को जब नीना दायू को दवाई देने जाती है तब उसे किसी तरह का विजन आता है जिसका पता हमें मूवी के एंड में चलेगा। नेक्स्ट डे वो लोग यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट देन उन्हें पता चलता है कि दायू ने अपना हाथ कट कर लिया था और उनकी मौत हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, वो लोग दायू को बरियल देकर नेक्स्ट डे यहाँ से जाने का सोचते हैं। वो रूम जो दायू हमेशा बंद रखती थी वो खुल चुका था और नीना डिनर के बाद यहाँ जाकर खोजबीन करने का डिसाइड करती है। सबके सो जाने के बाद नीना उस रूम में जाती है जहाँ उसे कुछ बहुत ही शॉकिंग बातें पता चलती है। यहाँ से निकलकर नीना अपने हाथ में एक एक्स लेकर उसी पेड़ के पास जाती है जहाँ दायू नाइफ लेकर खड़ी रहती थी। नीना यहाँ खोदना स्टार्ट करती है और उसे यहाँ अंदर एक बच्चे का स्केलेटन मिलता है जिसे देखकर नीना शॉक्ड रह जाती है। अब यहाँ हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि नीना को उस रूम में क्या मिला था। दरअसल उस रूम में जाकर नीना को पता चलता है कि ये रूम हसन का हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, बचपन में हसन इसी रूम में रहता था और उसका बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि दीमा था। यहाँ नीना दायू के उस पेपर पे लिखे हुए वर्ड अर्किबिलात और उस पेड़ की ड्राइंग को देखती है और उसे रियलाइज होता है कि अर्किबिलात का मतलब होता है वेस्ट डायरेक्शन और घर के वेस्ट में ही वो पेड़ भी था जिसके पास दायू अक्सर नाइफ लेकर पहुंच जाती थी। ना प्रेजेंट टाइम में खुदाई की आवाज से हसन की नींद खुल गई थी और वो बाहर आकर नीना को उस कंकाल के पास देखता है। हसन उस कंकाल को देखकर अजीब बिहेव करने लगता है और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि हसन और दीमा बचपन में बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे और दीमा दायू का लाडला था। दायू धीरे धीरे दीमा को हसन से ज्यादा प्यार करने लगी थी और हसन को ये बात खटकने लगी थी। एक दिन हसन और दीमा की किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और हसन गुस्से में पास रखे एक चाकू से दीमा को मार देता है। दायू हसन को बचाने के लिए दीमा की लाश पेड़ के नीचे दबा देती है और दीमा की मदर के यहाँ आने पर उनसे झूठ बोल देती है कि दीमा यहाँ नहीं आया था। अब समय के साथ हसन को इस घर में घुटन महसूस होने लगा था, इसलिए वो शहर जाकर अपनी लाइफ नए सिरे से स्टार्ट करता है। यहाँ हमें उस दिन का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ नीना दायू को दवाई देने गई थी और उसे विजन आया था। दरअसल नीना ने उस दिन दायू की डेथ देखी थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हसन दायू को क्यों मारेगा और इसीलिए उसने इस पे ज्यादा सोचा नहीं था, लेकिन आज उसे सब कुछ समझ आ गया था। हसन जानता था कि दायू को सब कुछ याद है और वो नहीं चाहता था कि दायू उसका ये काला सच किसी को बता दे। इसीलिए उस दिन हीलिंग सेशन के दौरान दायू ने वो पेड़ और अर्किबिलात बनाया, तब हसन ने सेशन को बीच में ही रोक दिया और अगले ही दिन यहाँ से जाने की बात करने लगा। बट हसन को रियलाइज हो गया था कि दायू ये बात किसी न किसी को जरूर बता देगी और इसके बाद हसन की लाइफ और करियर बर्बाद हो जाएगी और इसीलिए वो दायू को भी मार देता है। अब कहानी प्रेजेंट सीन पर आती है और नीना हसन को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो दीमा के रिमेन्स को प्रॉपर बरियल दे और उसकी मदर को जाके सब कुछ सच सच बता दे। हसन मान जाता है, लेकिन दोस्तों नीना के पलटते ही वो उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तभी हसन को दीमा की स्पिरिट दिखाई देती है और वो इसे देखकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद नीना और हसन दोनों को होश आता है और नीना फौरन उससे बचकर भागती है और हसन नीना को मारने दौड़ता है। अब इससे पहले हसन नीना पे अटैक करता, नर्सी यहाँ आ जाती है और वो हसन को मार देती है।
मूवी के एंडिंग सीन में हम नीना और उसके बच्चों को ग्रेवयार्ड में देखते हैं, जहां उन्होंने दीमा को प्रॉपर बरियल दे दिया था और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अफ्लिक्शन मूवी की कहानी, और अब हम और आप मिलकर इससे रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हसन ने नादानी में अपने दोस्त दीमा को जान से मार दिया था और दायू ने अपने बेटे को बचाने के लिए दीमा की डेड बॉडी को पेड़ के नीचे दफना दिया था। हसन कुछ सालों बाद घर से भाग गया और उसने एक नई लाइफ की शुरुआत करी। यहाँ दायू को दीमा की स्पिरिट हॉन्ट करती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं दायू भी उतनी ही जिम्मेदार थी जितना हसन। यहाँ दूसरी तरफ दीमा की मदर और नरसी को दायू की बातों से शक हो गया था कि वो दीमा के बारे में कुछ तो जानती है, इसीलिए उन्होंने किसी तरह हसन को यहाँ लाने का प्लान बनाया। हसन के यहाँ आते ही दीमा की स्पिरिट उसे पहचान गई और दायू के थ्रू नीना को इशारा करने लगी कि उसकी डेड बॉडी कहाँ है। हसन को धीरे धीरे रियलाइज हो जाता है कि उसकी मदर कुछ भी नहीं भूली है और हो सकता है वो ये बात किसी और को बता दे, जिससे हसन की लाइफ और करियर खत्म हो जाएगी। इसीलिए उसने अपनी माँ को ही मार डाला। एक और बात यह है कि दायू इसलिए हसन की जॉब के बारे में मजाक उड़ाती थी क्योंकि हसन खुद एक साइकोलॉजिकली ट्रबल्ड चाइल्ड था और वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन गया था। वन मोर इम्पॉर्टेंट डिटेल ये है कि नरसी उस रात नीना को बचाने यहाँ कैसे आ गई। तो इसके दो एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। पहली ये कि दीमा के स्पिरिट ने उसे यहाँ डायरेक्ट किया होगा, या फिर दीमा की मदर जो रोज रात को इस घर के बाहर खड़ी रहती थी, उन्होंने हसन को नीना पे अटैक करते देख लिया होगा और उन्होंने ही नरसी को यहाँ भेज दिया होगा। वेल, फाइनली नीना दीमा की मदर को सच बताती है और दीमा के स्पिरिट को फ्री करा देती है।